डॉक्टर शुक्ला चले गए। चंदर ने फिर चार्ट में हाथ लगाया। चंदर के जाने के जरा ही देर बाद पापा आए और खाने बैठे। सुधा ने रसोई की रेशमी धोती पहनी और पापा को पंखा झलने बैठ गई। सुधा अपने पापा के सिर चढ़ी दुलारी बेटियों में से थी और इतनी बड़ी हो जाने पर भी वो दुलार दिखाने से बाज नहीं आती थी। फिर आज तो उसने पापा के प्रिय नान खटाई अपने हाथ से बनाई थी। आज तो दुलार दिखाने का उसका हक था और भली बुरी हर तरह की जिद को मान लेना करना ये पापा की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉक्टर साहब ने अभी 2 कौर ही खाए होंगे कि सुधा ने कहा, नान खटाई खाओ पापा। डॉक्टर शुक्ला ने एक नान खटाई तोड़कर खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन दिन है सुधा? सोमवार को कौन दिन है? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला भी अपनी भूल पर हंस पड़े। अरे देख तो मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। मेरा मतलब था कि सोमवार को कौन सी तारीख है? 11 तारीख, सुधा बोली। क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही हैं। बुआ आ रही हैं और विनती भी आएगी? हाँ, उसी को तो पहुंचाने आ रही हैं। विदुषी का केंद्र यही तो है। आहा, अब तो विनती 3 महीने यहीं रहेगी। पापा विनती को यहीं बुला लो ना, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून तक यहीं रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे अभी से? अभी उसकी उम्र ही क्या है? सुधा बोली। क्यों, तेरे बराबर है। अब तेरे लिए भी तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे, सुधा ने मचल कर कहा। तब? बस हम पढ़ेंगे, एफए कर लेंगे, फिर बीए, फिर एमए, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे। फिर एक दिन हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल नहीं तो, बातें तो सुनो इसकी। ला, 2 नान खटाई और दे, शुक्ला हंसकर बोले। नहीं, पहले तो कबूल दो, तब हम नान खटाई देंगे। बताओ, ब्याह तो नहीं करोगे? सुधा ने 2 नान खटाइयाँ हाथ में उठाकर कहा। ला रख। नहीं, पहले बता दो। अच्छा अच्छा, नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खटाइयाँ रखकर पंखा झलना शुरू किया। इतने में फिर नान खटाइयाँ खाते हुए डॉक्टर शुक्ला बोले, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो यही नान खटाइयाँ तुमसे बनवा कर खिलाएंगे। फिर वही बात, सुधा ने पंखा पटक कर कहा। अभी तुम वादा कर चुके हो कि ब्याह नहीं करेंगे। हाँ हाँ, ब्याह नहीं करूँगा ये तो कह दिया मैंने, लेकिन तेरा ब्याह नहीं करूँगा ये मैंने कब कहा? हाँ, ये तो फिर झूठ बोल गए तुम, सुधा बोली। अच्छा, चलो हल, महाराजन ने डांट कर कहा। इतनी बड़ी बिटिया हो गई, मारे दुलार के, बगरानी जात है। महाराजन पुरानी थी और सुधा को डांटने का पूरा हक था उसे, और सुधा भी उसका बहुत लिहाज करती थी। वो उठी और चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। 12 बज रहे थे। वो लेटी लेटी कल रात की बात सोचने लगी। क्लास में क्या मज़ा आया था। कल गेसु कितनी अच्छी लड़की है। इस वक्त गेसु के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा, फिर सब लोग मिलकर गाएंगे। कौन जाने, शायद दोपहर को कव्वाली भी हो। इन लोगों के यहाँ कव्वाली इतनी अच्छी होती है। सुधा सुन नहीं पाएगी और गेसु ने भी कितना बुरा माना होगा। और ये सब चंदर की वजह से। चंदर हमेशा उसके आने जाने उठने बैठने में कतर ब्यौत करता रहता है। एक बार वो अपने मन से लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई। वहीं चंदर के बहुत से दोस्त भी थे। एक दोस्त ने चंदर से जाकर जाने क्या कह दिया कि चंदर उस पर बहुत बिगड़ा, और सुधा कितनी रोई थी उस दिन। ये चंदर बहुत ख़राब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी वो सुधा का कहना मान लेता है तो उससे दुगना सुधा पर रौब जमाता है और सुधा को रुला रुला कर मार डालता है, और ख़ुद अपने आप दुनिया भर में घूमेंगे। अपना काम होगा तो चलो सुधा अभी करो फ़ौरन, और सुधा का काम होगा तो अरे भाई क्या करें, भूल गए। अब आज ही देखो, सुबह 8 बजे आए और अब देखो 2 बजे भी जनाब आते हैं या नहीं, और कह गए हैं 2 बजे तक के लिए, तो 2 बजे तक तो सुधा को चैन नहीं पड़ेगी। न नींद आएगी, न किसी काम में तबीयत लगेगी। लेकिन अब ऐसे कैसे काम चलेगा? इम्तहान को कितने थोड़े दिन रह गए हैं और सुधा की तबीयत सिवा पोएट्री के और कुछ पढ़ने में लगती ही नहीं। कब से वो चंदर से कह रही है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पी ली, नान खटाई खा ली, रुला लिया और फिर अपने मस्त साइकिल पर घूम रहे हैं। यही सब सोचते सोचते सुधा को नींद आ गई। और 3 बजे जब गेसु आई तो भी सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे डीएमसी का गोला खुला हुआ था और तकिए के पास टोशिया पड़ी थी। सुधा थी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, और ख़ास तौर से उसकी पलकें तो अपराजिता के फूलों को मात करती थीं, और थी इतनी गोरी गुदकारी कि कहीं पर दबा दो तो फूल खिल जाए।
मूंगिया होठों पर जाने कैसा अछूता गुलाब मुस्कुराता था, और बाहें तो जैसे बेल की पंखुड़ियों की बनी हों। गेसु आई। उसके हाथ में मिठाई थी जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। वो पल भर खड़ी रही और फिर उसने मेज पर मिठाई रख दी और क्रोशिया से सुधा की गर्दन गुदगुदाने लगी। सुधा ने करवट बदल ली। गेसु ने नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ते से उसका चुटीला डोरे एक छोर से बांधकर दूसरा छोर मेज के पाए से बांध दिया। और उसके बाद बोली, सुधा सुधा उठो। सुधा चौंक कर उठ गई और आंखें मलते मलते बोली, अब 2 बजे हैं, लाए उन्हें या नहीं? ओहो, उन्हें लाए या नहीं? किसे बुलाया था रानी? किसे बुलाया था 2 बजे? ज़रा हमें भी तो मालूम हो। गेसु ने बाह में चुटकी काटते हुए पूछा। ओफो, सुधा बाँह झटक कर बोली, मार डाला बेदर्द कहीं की। ये सब अपने उन्हीं अख्तर मियाँ को दिखाया कर। और ज्यों ही सुधा ने सिर ढकने के लिए पल्ला उठाया तो देखा कि चोटी में डोर में बंधी हुई है। इसके पहले कि सुधा कुछ बोले, गेसु बोली, या सनम, ज़रा पढ़ाई तो देखो। मैंने तो सुना था कि नींद ना आए इसलिए लड़के अपनी चोटी खूंटी में बांध लेते हैं, पर ये नहीं मालूम था कि लड़कियां भी अब वही करने लगी हैं। सुधा ने चोटी से डोर खोलते हुए कहा, मैं ही सताने को रह गई हूँ? अख्तर मियाँ को चोटी बांध कर नचाना अभी से बेताब क्यों हो जाती है? अरे रानी, उनके चोटी कहाँ, मियाँ हैं मियाँ। चोटी न सही, दाढ़ी सही। दाढ़ी खुदा खैर करे, मगर वो दाढ़ी रख लें तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ लूँ। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी है, तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊँ बताऊँ बताऊँ, कुछ नहीं। अब कब आएगी तू? यीशु सुनो, इसी मंगल नहीं नहीं बृहस्पति को बुआ आ रही हैं, वो चली जाएंगी तब आऊँगी मैं। अच्छा, अब मैं चलूँ? अभी कामिनी और प्रभा के यहाँ मिठाई पहुँचानी है। गेसु मुड़ते हुए बोली। अरे बैठो भी। सुधा ने गेसु की ओढ़नी पकड़कर उसे खींचकर बिठलाते हुए कहा। अभी आए हो, बैठो तो दामन संभाला है। हाँ, अब तो तू भी उर्दू शायरी कहने लगी, गेसु ने बैठते हुए कहा। तेरा ही मर्ज लग गया, सुधा ने हंसकर कहा। देख कहीं और भी मर्ज न लग जाए, वरना फिर तेरे लिए भी इंतजाम करना होगा, गेसु ने पलंग पर लेटते हुए कहा। अरे ये वो गुड़ नहीं कि चींटे खाएं। देखूंगी और देखूंगी क्या देख रही हूँ। इधर पिछले 2 साल से कितनी बदल गई है तू। पहले कितना हंसती बोलती थी, कितनी लड़ती झगड़ती थी, और अब कितना हंसना बोलना उसने बोलने पर भी गुमसुम हो गई है तू। और वैसे हमेशा हंसती रहे चाहे, लेकिन जाने कितने किस ख्यालों में डूबी रहती है। गेसु ने सुधा की ओर देखते हुए कहा। धत पगली कहीं की। सुधा ने गेसु की एक हल्की सी चपत मारकर कहा। ये सब तेरे अपने ख्याली पुलाव हैं। मैं किसी के ध्यान में डूबूंगी ये हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु तो किसी के नहीं सिखाते सुधा रानू, बिल्कुल सच सच। क्या कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी? गेसु ने बहुत गंभीरता से पूछा। देख गेसु, तुझसे मैंने आज तक तो कभी कुछ नहीं छिपाया, न शायद कभी छुपाऊंगी। अगर अभी कोई बात होती तो तुझसे छिपी न रहती। और हाँ, मोहब्बत का तो सच पूछ तो मैंने जो कुछ कहानियों में पढ़ा है कि किसी को देखकर मैं रोने लगूं, गाने लगूं, पागल हो जाऊं, ये सब कभी मुझे नहीं हुआ। और रही कविताएं, तो उनमें की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कीट्स की कविताएं पढ़कर ऐसा लगता है कि अक्सर की मेरी नसों का कतरा कतरा आंसू बनकर छलकने वाला है। लेकिन वो महज कविता का असर होता है। महज कविता का असर? गेसु ने पूछा। कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़ते? कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरी नाजुक ख्याली के पर्दे में किसी एक की सूरत तो नहीं छिपी है? नहीं गेसुबानो नहीं, इस मन को जांचने की क्या बात है। ऐसी बात होती और मन किसी के लिए झुकता तो क्या खुद मुझे नहीं मालूम होता? सुधा बोली। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्या बात है सुधी, गेसु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा। देखो, तुम मुझसे इल्म में ऊंची हो, तुमने अंग्रेजी शायरी छान डाली है, लेकिन ज़िंदगी से जितना मुझे साबिका पड़ चुका है अभी तुम्हें नहीं पड़ा। अक्सर कब, कहाँ और कैसे मन अपने को हार बैठता है ये खुद हमें नहीं पता होता। मालूम तब होता है जब जिसके कदम पर हमने सिर रखा है वो झटके से अपने कदम घसीट ले। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है और तब हम जाकर देखते हैं कि अरे, हमारा सिर तो किसी के कदमों पर रखा हुआ था और उनके सहारे आराम से सोते हुए हम अपना सपना देख रहे थे कि हमारा सिर कहीं झुका ही नहीं। और मुझे जाने तेरी आंखों में इधर क्या दिख रहा है कि मैं बेचैन हो उठी हूँ।
तूने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि नाजुक अशार तेरे दिल को उस जगह छू लेते हैं जिस जगह उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों पर चढ़ा चुका हो। और मैं ये नहीं कहती कि तूने मुझसे छिपाया है, कौन जानता है तेरे दिल ने खुद तुझसे ये राज छिपा रखा हो। और सुधा के गाल थपथपाते हुए गेसु बोली, लेकिन मेरी एक बात मानेगी तुम? तू कभी इस दर्द को मोल न लेना, बहुत तकलीफ़ होती है। सुधा हंसने लगी, तकलीफ़ की क्या बात, तू तो है ही, तुझसे पूछ लूँगी उसका इलाज। मुझसे पूछ कर क्या करूँगी? दर्द दिल क्या बांटने की चीज़ है, बांट लें अपने पराए दर्द दिल। नहीं, तू बड़ी सुखवार है, तू इन तकलीफ़ों के लिए बनी नहीं मेरी चंपा। और गेसु ने उसका सिर अपनी छाती में छिपा लिया। टन से घड़ी ने 3:30 बजाए। सुधा ने अपना सिर उठाया और घड़ी की ओर देख कर कहा, ओफो, 3:30 बज गए और अब भी थक गया। किसके इंतज़ार में बेताब है तू? गेसु ने उठकर पूछा। बस दर्द दिल, मोहब्बत, इंतज़ार, बेताबी, तेरे दिमाग में तो यही सब भरा रहता है आजकल। वही तो सबको समझती है। इंतज़ार विंतज़ार नहीं, चंदर अभी मास्टर लेकर आएंगे। अब इम्तहान कितना नज़दीक है। हाँ, ये तो सच है। और अभी तक मुझसे पूछ क्या पढ़ाई हुई है। असल बात तो यह है कि कॉलेज में पढ़ाई हो तो घर में पढ़ने में मन लगे, और रोज़ कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। इससे अच्छा सीधे यूनिवर्सिटी से में बीए करते तो अच्छा था। मेरी तो अम्मी ने कहा है कि वहाँ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ नहीं भेजूंगी, लेकिन तू क्यों नहीं गई सुधा? मुझे भी चंदा ने मना कर दिया था। सुधा बोली। सहसा की सुनी एक क्षण को सुधा की ओर देखा और कहा, सुधी, तुझसे एक बात पूछूं? हाँ। हाँ पूछ। अच्छा जाने दे, अरे पूछो ना। नहीं पूछना। क्या खुद जाहिर है? क्या? कुछ नहीं, पूछना। अच्छा, फिर कभी पूछ लेंगे, अब देर हो रही है, आधा घंटा हो गया, कोचवान बाहर खड़ा है। सुधा गेसु को पहुंचाने बाहर तक आई, कभी हसरत को लेकर आओ। सुधा बोली, अब पहले तुम आओ, गेसु ने चलते चलते कहा। हाँ, हम तो बिनती को लेकर आएंगे और हसरत से कह देना तभी उसके लिए तोहफा लाएंगे। अच्छा, सलाम। और गेसु की गाड़ी मुश्किल से फाटक के बाहर गई होगी कि साइकिल पर चंदर आते हुए देख पड़ा। सुधा ने बहुत गौर से देखा कि उसके साथ कौन है, मगर वो अकेला था।